ओके, लेट्स रिकॉर्ड। तो ये कोई मूवी का रिव्यू नहीं है। मैं एक्चुअली में मेरा थेरेपी सेशन रिकॉर्ड कर रहा हूँ। मैं जस्ट अभी थिएटर से आया हूँ घर पे द राजा साहब मूवी देखकर, और मुझे ऐसा फील हो रहा है कि ये फिल्म मुझे 3 घंटे तक पर्सनली अटैक कर रही थी। शायद से इस फिल्म ने मेरा शोषण किया है। नहीं, मैं किसी की गोद में नहीं बैठा और मुझे छुआ नहीं गया, बट स्टिल। पर ऐसा लग रहा है कि फिल्म का कोई रिप्रोडक्टिव ऑर्गन था जो यहाँ तक आ गया था। एनीवे, तो ये फिल्म है हॉरर कॉमेडी। हाँ, इसको हॉरर कॉमेडी बोल सकते हैं, और मैं 100% एग्री करता हूँ इसके साथ। हॉरर इसलिए क्योंकि इस फिल्म को देखकर लगता है कि आगे फ्यूचर में अगर ऐसी फिल्में आने लग गई तो कितना ज़्यादा डरावना माहौल होगा। और ये कॉमेडी भी थी। ऐसा लग रहा था कि डायरेक्टर ने अरशद वारसी की बात को सीरियसली लिया और कोच पूरा ट्राई करा है कि उसकी बात को मैं सच कर दूं। हाँ, पर उनका इंटेंशन था कि वो सिनेमैटिक वे में सच करना चाहते थे, पर वो हो नहीं पाया। इवन दो ये फिल्म हॉरर कॉमेडी थी, ना तो मैं कहीं पर डरा ना मैं हंसा। उल्टा मैं एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस में चला गया। ये क्राइसिस मुझे आज तक हुआ नहीं था, मुझे तो इसका मतलब भी नहीं पता था। आज समझ में आ रहा है। एनीवे, जो फिल्म का फर्स्ट हाफ है ना, वो ऐसा लगता है कि किसी राइटर्स रूम में नहीं बल्कि व्हाट्सएप ग्रुप में लिखा गया हो, जहां 5-10 राइटर्स आपस में लड़ रहे थे कि किसका आइडिया बेटर है, और डायरेक्टर ने बोला कि भाई सबका आइडिया डाल दो। मेरे ख्याल से ये रीजन है कि फिल्म में 3-3 हीरोइन हो चुकी है, जो कि जिसमें से एक का रोल बहुत कम है, एक का रोल बहुत ज़्यादा है। और यही वजह है कि फिल्म में मल्टीपल सॉन्ग्स है, मल्टीपल एक्शन सीक्वेंसेस है जो सेंस भी नहीं बनाते। पर इसमें डायरेक्टर की गलती नहीं है यार, क्योंकि इतने सारे अच्छे अच्छे राइटर्स थे, सबका आइडिया लेना बनता था। फिल्म में रैंडम चीज़ें जो होती है वो इसी वजह से हो रही थी, लेकिन रैंडम चीज़ें क्रिस्टोफर नोलन की फिल्म में भी होती हैं, पर तब सब लोग एब्सोल्यूट सिनेमा करने लग जाते हैं। यहाँ क्यों नहीं? आई ऑल्सो लाइक्ड हाउ दिस फिल्म इज़ वेरी एम्बिगियस। मतलब सिर्फ एंडिंग को लेकर नहीं, बल्कि कैरेक्टर्स को लेकर, बल्कि सीक्वेंसेस को लेकर। जहाँ पर इंस्पिरेशन मुझे लग रहा है कि हॉलीवुड से ली अच्छी खासी, जो कि अच्छी बात है। हॉलीवुड फिल्म्स में नहीं होता कि कैरेक्टर के बारे में समझाया नहीं जाता, क्योंकि ऑडियंस आप खुद इंटरप्रेट करो। वैसा इस फिल्म में होता है कि कैरेक्टर्स स्क्रीन पे आते हैं, कहाँ से आए खुद इंटरप्रेट करो, और फिर अचानक से चले जाते हैं, कहाँ गए खुद इंटरप्रेट करो। क्या ही फिल्म देखने के बाद आप जिंदा बच पाओगे? खुद इंटरप्रेट करो। क्या कोई प्रोड्यूसर इस डायरेक्टर को आगे कोई फिल्म देगा? खुद इंटरप्रेट करो। एनीवे, मालविका मोहनन का कैरेक्टर तो इतना अंडर रिटन है कि उसका कोई आर्क है ही नहीं। मतलब मैं समझा ही नहीं सकता कि वो फिल्म में क्यों थी, क्या कर रही थी, अपार्ट फ्रॉम द क्लीवेज थिंग। ऑब्वियसली उनको इस फिल्म में इसी काम के लिए लिया था। अगर आप अब ये कहोगे कि तेरी तो सोच छोटी है, तो भाई मुझे इसके अलावा रीजन भी तो दो उस कैरेक्टर से कनेक्ट करने का। इस फिल्म में 3 हीरोइन है, तीनों का एक ही काम है, अच्छे अच्छे कपड़े पहनना और प्रभास को पसंद करना। उनको प्रभास चाहिए, पता नहीं क्यों। मे भी प्रभास का बड़ा है बॉक्स ऑफिस पुल। तो हाँ, किसी भी साइड कैरेक्टर का कोई मोटिवेशन नहीं है, कोई पे ऑफ नहीं है, कोई इमोशनल आर्क नहीं है, कुछ भी नहीं है, क्लीवेज है। ये फिल्म ना उन रेयर केसेस में से जहां मैं जेन्युइनली मानता हूं कि पेपर पे ये स्टोरी शायद से बढ़िया लगी होगी कि ओके दिस इज समथिंग, लेकिन स्क्रीन प्ले इतना ज्यादा घटिया है कि स्टोरी की ऐसी तैसी कर दी। लाइक देयर आर मल्टीपल सीक्वेंसेस जो अपने आप में मे बी ठीक ठाक हो, उनको लेकिन स्टिच इतनी बुरी तरीके से किया गया है कि फिल्म 3 घंटे 9 मिनट की बन जाती है, और उसके बाद भी वो सेंस नहीं बनाती। दिस इज सम काइंड ऑफ अचीवमेंट। ओके, मुझे एक चीज समझ में नहीं आ रही थी कि ये फिल्म मुझे देखने में बुरी लग रही थी, लेकिन मैं अपनी आंखें बंद करूं कि अपने कान बंद करूं मुझे समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि म्यूजिक इतना लाउड है। फिल्म की शुरुआत में लग रहा था कि ओके साउंड एडिटिंग शायद से अच्छी है, बैकग्राउंड स्कोर शायद से बढ़िया है, वो आगे चलकर सिर्फ चलता ही रहता है। बैकग्राउंड म्यूजिक की वॉल्यूम कभी कम हुई ही नहीं है। मैंने काफी सारे तो डायलॉग्स ही मिस कर दिए क्योंकि बैकग्राउंड म्यूजिक इतना लाउड था। बात करें अगर प्रभास की, तो सबसे पहले तो मैं प्रभास से पूछना चाहूंगा कि वो इस तरीके की फिल्म को साइन क्यों कर रहे हैं। मतलब कौन सा प्रेशर बनाया जाता है उन पे। और दूसरी चीज ये कि वो अपना पूरा ट्राई भी कर रहे हैं, लग रहा है स्क्रीन पे ओके ही इज गिविंग हिज 100%, मे बी 90, मे बी 85, 70 मान के चलो। पर जो डायरेक्टर है ना, वो शायद से प्रभास को संभाल ही नहीं पा रहा, उसको आता ही नहीं है। क्योंकि इससे कम एफर्ट तो प्रभास ने आई थिंक सलार में और कल्कि में डाला था, और वहां पर मेरे ख्याल से फिर भी बेटर स्क्रीन प्रेजेंस थी, वहां पर बेटर एक्टिंग परफॉर्मेंस थी इससे, जबकि क्लियरली एफर्ट यहां पर ज्यादा दिख रहा है। तो मैं एंड में यही कहना चाहूंगा कि ये फिल्म मेरे ख्याल से इट्स वे अहेड ऑफ इट्स टाइम। ये फिल्म फिलोसफिकल है, इसमें बहुत सारी लेयर्स हैं जो हम आज नहीं समझ पा रहे हैं, जो आप आज नहीं समझ पा रहे हो, लेकिन आप फ्यूचर में समझोगे। आई गेस ये पूरी फिल्म मेटाफोरिकल है। जैसे लाइफ नहीं होती, लाइफ इज अनसर्टेन, लाइफ में कभी भी कुछ भी हो सकता है, कभी भी लाइफ बर्बाद हो सकती है, कभी भी अच्छी हो सकती है। लाइक इवेंट्स आते रहते हैं,
और वो इवेंट्स आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। वैसा ही इस फिल्म में हो रहा था। डायरेक्टर ऐसे ऐसे इवेंट्स डाल रहा था जो सेंस नहीं बना रहे हैं, जो हम प्रिडिक्ट नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन वो फिल्म में हो रहे हैं। डायरेक्टर यही कहना चाहता था कि दिस इज लाइफ। डैम, ये तो मेरे ख्याल से फ्रेंच सिनेमा हो गया यार। इससे पहले कि मैं पागल हो जाऊं, मुझे ये थेरेपी सेशन बंद कर देना चाहिए।